Hello and welcome to this study channel, a special for Bihar exams. So please support this channel with like, share and सब्सक्राइब। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तियों से परिचित होंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो कल की क्लास में हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थल से परिचित हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही सिवान जिले से बिलोंग करते हैं। सिवान जिले के जीरादेई नामक स्थान से ये जीरादेई इनका जन्म स्थल है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 को वर्तमान में सिवान जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था और इनके पिता जो थे उनका नाम महादेव सहाय था, जो फारसी और संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ आयुर्वेद का भी ज्ञाता थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण, जो वर्तमान में सिवान जिला के जीरादेई नामक गांव में हुआ था और इनके पिता फारसी और संस्कृत के विद्वान होने के साथ साथ आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे। राजेंद्र प्रसाद जी 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना किए थे और 1916 में बिहार लॉ नामक एक साप्ताहिक का प्रकाशन भी शुरू किए थे। तो ध्यान रखना है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थापना किए, साथ साथ 1916 में बिहार लॉ नामक एक साप्ताहिक का प्रकाशन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शुरू किए। हम लोग एक चीज़ और जानेंगे कि 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह जो हुआ था, उससे लेके 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन तक राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी निर्वाचित हो चुके हैं। साथ साथ 1947 में संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे। अस्थाई बोला जा सकता है, अस्थाई अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा भी बिहार से ही बिलोंग करते हैं। तो अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 संविधान सभा में बनाए गए। 1950 में जब संविधान सभा लागू हुआ था, उसके बाद उनको प्रथम राष्ट्रपति भी हमारे देश का बनाया गया। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक की रचना किए हैं। और एक और पॉइंट हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से डिस्कस करेंगे कि जब उनकी मृत्यु हुई 18 फरवरी 1963 को, तो पटना में स्थित सदाकत आश्रम में हुई थी। और इस तरह से हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से परिचित हुए। ओके। तो अगला पॉइंट है हम लोग का श्री कृष्ण सिंह। तो श्री कृष्ण सिंह जी के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो श्री कृष्ण जी का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को मुंगेर जिला के बरबीघा थाना अंतर्गत मऊर गांव में हुआ था। पीछे हम लोग श्री कृष्ण जी के जन्म स्थल से भी बारे में पढ़ चुके हैं कि ये बरबीघा, सिर्फ बरबीघा और हम लोग को मुंगेर जिला में है, ये याद रखना है। और गांव अगर बोला जाए तो मऊर गांव में हुआ था श्री कृष्ण सिंह जी का जन्म। और इनके बारे में बता दें कि ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं श्री कृष्ण जी। तो इनका पापा का नाम हरिहर सिंह था। और 1913 में अगर इनका एजुकेशन के बारे में बात किया जाता है श्री कृष्ण सिंह जी का, तो ये मैट्रिक 1913 में और एमए और उसके बाद फिर बीएल की परीक्षा भी पास किए। कुछ समय तक बीएन कॉलेज पटना में इतिहास विभाग में व्याख्याता के रूप में कार्य करने के बाद मुंगेर से वकालत करने लगे। जैसे कि हम बता चुके हैं कि बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं। इससे पहले एक चीज़ और जानना है कि स्वतंत्र भारत में बिहार राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह।
जो कि बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था, उसमें इनकी भूमिका बढ़ चढ़कर भूमिका अपना निभाए थे, अग्रणी भूमिका रहा था। और 1937 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष रहे और उस वक्त बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे। ठीक है, 1937 बोला जा रहा है, मतलब 1937 में बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष के साथ साथ बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे थे। मतलब स्वतंत्रता के पहले भी ये बिहार राज्य के मुख्यमंत्री पद पे थे। बिहार केसरी इनको कहा जाता है, श्री कृष्ण सिंह जी को, और आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। और इसी तरह से हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि श्री कृष्ण सिंह जी का जन्म है ना, श्री कृष्ण सिंह जी का जन्म, इनका जन्म हुआ है 1887 से 1961, मतलब इनकी मृत्यु 1961 में हुई है। ठीक है, अब आगे का हम लोग देखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह जी। तो है हमारा अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, तो अनुग्रह नारायण सिंह जी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो असहयोग आंदोलन के दौरान, जब असहयोग आंदोलन हुआ था, उसके दौरान बिहार के प्रमुख नेताओं में जिनका अग्रणी नाम आता है, जो बढ़ चढ़कर इस चीज़ में अपना भूमिका निभाए हैं, वो थे बाबू अनुग्रह नारायण सिंह। और स्वतंत्रता के बाद एक मंत्री और प्रशासक के रूप में भी ये विख्यात हुए हैं। तो इनका जन्म हम लोग देखते हैं अनुग्रह नारायण सिंह का। तो इनका जन्म हुआ है 18 जून, ठीक है, 18 जून 1887 को। तो इनका जन्म 18 जून 1887 को हुआ है। और ये पोईगांवा गांव, और पोईगांवा कहाँ है? अनुग्रह नारायण सिंह का जो जन्म स्थल है, कल हम लोग डिस्कस किए थे, पोईगांवा। ठीक है, और ये पोईगांवा कहाँ है? पोईगांवा है आपका औरंगाबाद में, औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद में पोईगांवा गांव में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरह से हम लोग अनुग्रह नारायण सिंह के जन्म स्थल के बारे में देखें। और ये जो अनुग्रह नारायण सिंह जी थे, ये जमींदार परिवार से बिलोंग करते थे। तो ये भी पटना कॉलेज से स्नातक करने के बाद एमए किए, बीएल की डिग्री लेने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय गए और कुछ समय तक टीएनजे कॉलेज जो भागलपुर में था, वहाँ भागलपुर में व्याख्याता के रूप में कार्य करने के बाद वो पटना उच्च न्यायालय में वकालत करना शुरू कर दिए। ठीक है, मतलब समझने वाली बात है कि पटना कॉलेज से अनुग्रह बाबू स्नातक किए, एमए और बीए की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से लिए, और कुछ समय तक 1915 में, ठीक है, टीएनजे कॉलेज भागलपुर में है, और वहाँ पे व्याख्याता के रूप में कार्य करने के बाद वो पटना उच्च न्यायालय से में वकालत करना शुरू कर दिए। तो ये अनुग्रह नारायण सिंह जी का एजुकेशन के साथ साथ हम लोग लाइफ का कुछ मोमेंट देखे हैं। अब 1946 और 1952 में राज्य मंत्री भी बनाए गए थे अनुग्रह नारायण सिंह। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे कि अनुग्रह नारायण सिंह जी के बारे में, कि ये मंत्री भी बनाए गए थे। कब? 1946 में और 1952 में ये मंत्री बनाए गए थे। कौन सा मंत्री? राज्य मंत्री। ठीक है, तो ये राज्य मंत्री बनाए गए थे। एक चीज़ और नोट करना है, 1947 में जिनेवा में जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सम्मेलन हुआ था, और 1954 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण सम्मेलन, तो उसमें ये भारत का प्रतिनिधित्व भी किए थे। मतलब इनका जो पहुंच था, ये सिर्फ बिहार तक ना होके राष्ट्रीय ना होके अंतर्राष्ट्रीय भी था। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, मतलब कि
1947 में जेनेवा में ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किए थे अंतर्राष्ट्रीय जेनेवा में। किस चीज़ के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सम्मेलन के लिए। 1954 में भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय समाज कल्याण सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। और इनकी मृत्यु 1957 में हुई है। 5 जुलाई मृत्यु किनका? अनुग्रह नारायण सिंह जी का 5 जुलाई 1957 में इनकी मृत्यु हुई है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये जितने भी यहाँ पे आप लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति को देख रहे हैं, इनमें से कितने लोगों की मृत्यु स्वतंत्रता के पश्चात हुई है। ओके, तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे मंडन मिश्र के बारे में। ठीक है, तो ये मंडन मिश्र, तो ये मंडन मिश्र थे कौन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ये 9वीं शताब्दी की बात है। मंडन मिश्र से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये 9वीं शताब्दी की बात है और ये एक विद्वान और दार्शनिक रह चुके थे। ठीक है, कौन से प्रदेश के दार्शनिक थे? तो ये 9वीं सदी में मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे और ये न्याय मीमांसा तथा वेदांत दर्शन की समृद्धि और प्रचार प्रसार का उल्लेखनीय योगदान किया करते थे। आदि शंकराचार्य के साथ उनके शास्त्रार्थ की चर्चा अनुश्रुतियों में मिलती है। ठीक है, तो पंडित मंडन मिश्र से हम लोग अगर जानेंगे तो ये थे कौन? ये जो पंडित मंडन मिश्र थे, ये इनके बारे में हम लोग सिंपल सा याद करेंगे कि ये बिहार के मिथिला क्षेत्र के एक दार्शनिक थे, मिथिला क्षेत्र से। ठीक है, 9वीं शताब्दी की बात हो रही है ना, तो मंडन मिश्र को हम लोग ध्यान रखेंगे। और 9वीं शताब्दी में मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक के रूप में रह चुके हैं और न्याय मीमांसा वेदांत दर्शन की समृद्धि प्रचार प्रसार का उल्लेख का योगदान दिए हैं ये, और ये वेदांत के महान ज्ञाता थे। ठीक है, तो ये मंडन मिश्र जो थे, फिर से हम बोल रहे हैं, ये जो मंडन मिश्र थे 9वीं शताब्दी में थे और ये एक प्रसिद्ध विद्वान और दार्शनिक थे। तो पूर्व मीमांसा के साथ साथ वेदांत, है ना, वेदांत के प्रकांड क्या कहते हैं, महान ज्ञाता। ठीक है, तो महान ज्ञाता थे मंडन मिश्र। बस इनके बारे में इतना ही। और थोड़ा सा और अगर एक्स्ट्रा बोला जाए तो इनकी रचना का नाम, जो मंडन मिश्र थे, इनकी रचना का नाम विधि विवेक था। ठीक है, इनकी रचना थी ये विधि विवेक, इनकी रचना थी मंडन मिश्र की, है ना। मंडन मिश्र जो हम लोग यहाँ पे 5th पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इनकी शादी से रिलेटेड देखें तो कुमारिल भट्ट की बहन, कुमारिल भट्ट भी एक विवाद, इनके बारे में आप लोग को अगर पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे के वीडियो में इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, हम लोग को सिर्फ मंडन मिश्र से रिलेटेड इतना ही जानना था। एक दार्शनिक थे और न्याय मीमांसा हो या वेदांत दर्शन हो, इसके प्रचार प्रसार करते थे और पूर्व मीमांसा वेदांत के महान ज्ञाता थे। इनकी रचना जैसे विधि विवेक हो गया, ठीक है, विधि विवेक। और अगर प्रसिद्ध रचनाओं में अगर बोला जाए तो ध्यान रखना है कि नैष्कर्म सिद्धि था। इनकी प्रसिद्ध रचना जो थी, मंडन मिश्र की प्रसिद्ध रचना जो थी, प्रसिद्ध रचना नैष्कर्म। ठीक है, नैष्कर्म सिद्धि। अब ये निष्कर्म सिद्धि क्यों प्रख्यात था? तो नैष्कर्म सिद्धि के थ्रू ये मंडन मिश्र जो हैं, ये सनातन धर्म का प्रचार करते थे और बौद्ध धर्म पर करारा प्रहार किया करते थे।
ठीक है, तो ये मंडन मिश्र का प्रसिद्ध रचना में नैष्कर्म सिद्धि का नाम आता है। बस। और अगर इनका मैरिज लाइफ से बात करते हैं तो इनकी शादी भारती नामक विदुषी से हुआ था। भारती भी एक महान विदुषियों में उनका नाम सम्मिलित है, तो परम विदुषी कहा जा सकता है इनकी पत्नी। ठीक है, तो मंडन मिश्र के बारे में हम लोग इतना जाने, और भी जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए, लेकिन इतना एग्ज़ाम की दृष्टि से इतना काफ़ी है। अभी हम लोग का विद्यापति छूट गया है, हम लोग विद्यापति के बारे में जानेंगे कि विद्यापति के बारे में जानेंगे। तो विद्यापति का नाम प्रसिद्ध है क्योंकि ये भी एक मध्यकालीन कवि माने जाते हैं जिनका जन्म हुआ है। अभी वर्तमान में वो मधुबनी जिला बन गया है, लेकिन उस काल में जब उनका जन्म हुआ था मध्यकाल में दरभंगा, मतलब पुराना दरभंगा में ही विस्फी नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म तिथि जो है वो विवादित है। ठीक है, तो विवादित है तो हम लोग देखते हैं इनका जन्म तिथि। विद्यापति का जन्म तिथि 1368 भी बोला जाता है और कहीं कहीं 1377 लिखा जाता है। तो इनका जन्म तिथि विस्फी नामक ग्राम में हुआ था, ये तो कंफर्म है, लेकिन जन्म तिथि जो है ईस्वी जो है वो विवादित है। ठीक है, विद्यापति का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट 4 विद्यापति को। और ये मैथिली भाषा में कुछ काव्य रचे हैं, जैसे कीर्तिलता या कीर्ति पताका। ठीक है, कीर्ति लता या कीर्ति पताका, कीर्ति पताका ये किनका रचना है? तो विद्यापति का। अब देखिए, विद्यापति के बारे में हम लोग और भी कुछ विशेष जानकारी अर्जित करते हैं। जैसे ये किनके समकालीन थे? तो ये महाराज शिव सिंह के समकालीन थे। और विद्यापति का नाम इसलिए भी बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है, फेमस मतलब चर्चित रहा है, क्योंकि विद्यापति का लगभग 200 कविताओं का रचना, ठीक है, कविताओं की रचना अंग्रेजी भाषा में की गई है। और ये अंग्रेजी भाषा में कौन किए हैं? तो आप लोग जानते हैं अरविंद, जो कि अंग्रेजी में किए हैं। ठीक है, और इनका जो भी काव्य रचना था 200 भाषाओं में 200 कविता जो था उसका इंग्लिश में रचना किए हैं अरविंद, इंग्लिश में रचना किए हैं। और ये यूनेस्को में प्रचारित हुआ है, यूनेस्को में। ठीक है, मतलब यूनेस्को में प्रकाशित हुआ है। अरविंद जो हैं वो इंग्लिश में इनकी 200 कविताओं की रचना किए जो कि यूनेस्को में प्रचारित हुआ है। तो इसलिए भी विद्यापति, अगर इनका मृत्यु देखा जाता है तो ये लेकिन कंफर्म है कि विद्यापति की मृत्यु 1475 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, मृत्यु हुई है विद्यापति की 1475 ईस्वी में। अब आगे हम लोग देखेंगे मंडन मिश्र तो हम लोग डिस्कस कर लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, विद्यापति, मंडन मिश्र हो गया। अब हम लोग 3 और डिस्कस करेंगे। हम लोग अब आर्यभट्ट के बारे में जानेंगे। आर्यभट्ट के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन आज की क्लास में आप लोग डिटेल से जानेंगे कि आर्यभट्ट थे कौन और इनका जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, और भी कुछ विशेष। ओके, तो हम लोग डिस्कस करते हैं आर्यभट्ट के बारे में। तो आर्यभट्ट का जन्म, अगर इनका जन्म देखा जाए तो 476 ईस्वी में हुआ था। और 476 ईस्वी में
प्राचीन कुसुमपुर नामक जगह पे। लेकिन कुसुमपुर है कहाँ, तो अभी पटना में है। वर्तमान खगोल में खगोल एक जगह का नाम है, तो ये इनका जन्म स्थल है आर्यभट्ट जी का, इसलिए उस जगह का नाम खगोल है। ठीक है, और पटना में पड़ता है। तो 476। तो जो भी लोग जानते हैं कि आर्यभट्ट कौन थे, तो आप लोग उसमें से सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि रूप से यही जानते होंगे कि ये दशमलव प्रणाली का खोज किए थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट जो थे ये दशमलव प्रणाली का खोज किए थे, और यही आर्यभट्ट जो थे यही बीज गणित का नींव रखे थे। ठीक है, मतलब नींव मतलब प्रारंभिक आधारशिला बीज गणित का आर्यभट्ट ही रखे थे। तो हम लोग आर्यभट्ट के बारे में ये भी जानते हैं कि ये महान गणितज्ञ होने के साथ साथ महान खगोलविद भी थे, और इन्हीं के नाम पे ध्यान होगा कि भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट के नाम पे रखा गया है। ठीक है, तो ये थे बिहार के महान और प्रसिद्ध गणितज्ञ और महान खगोलविद आर्यभट्ट, जो पटना के कुसुमपुर नामक जगह से, जो कि अभी हम लोग उस जगह को खगोल नाम से जानते हैं। आर्यभट्ट से रिलेटेड अगर हम लोग और देखें तो इनके द्वारा पृथ्वी का अपने कक्ष पर घूमने का समय आर्यभट्ट बोले थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड में अपना परिक्रमा पूरा करती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आर्यभट्ट पहले ही बता दिए थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है और कितना देर तक घूमती, कितना देर में वो कंप्लीट करती है, तो 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकेंड निकाले थे, जो कि आधुनिक यंत्रों के माध्यम से निकाले गए समय से मात्र 1 सेकेंड के 10वें हिस्से की भिन्नता रखता है। ठीक है, सिर्फ इतना अभी जो रिसेंटली जो निकला है, जो आधुनिक खोज हुआ है, आधुनिक यंत्रों के माध्यम से जो निकला है, उससे सिर्फ 1/10 इतना ही डिफरेंस है आर्यभट्ट के खोजे हुए में और आधुनिकता वाला आधुनिक यंत्र से खोजा हुआ में। ठीक है, सिर्फ 1/10 का अंतर है। तो उस समय आर्यभट्ट जो बिहार के हैं, बिहार के थे और पटना से बिलोंग करते थे, उस वक्त ये महान महान खगोलविद या और बिहार के प्रमुख व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ तब ही निकाल चुके थे। अब इनकी हम लोग ये भी देखते हैं कि सबसे पहले आर्यभट्ट ही बताए थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों होता है, तो इसकी भी व्याख्या सबसे पहले आर्यभट्ट किए थे। तो ये हैं हम लोग के बिहार के महान पुरुषों से भी प्रतिष्ठित। अब हम लोग आगे देखते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे, जो भी हमसे छूटेगा उसके बारे में कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सारण जिले में, ठीक है, सारण जिले में हुआ था, और सिताब दियारा नामक स्थान पे। पीछे की क्लास में जो नहीं देखे हैं वो पीछे की क्लास देखें, बर्थ प्लेस ऑफ द ग्रेट पर्सन सर्च करें, आप लोग को मिल जाएगा। हम लोग पीछे की क्लास में बर्थ प्लेस जान चुके हैं जयप्रकाश नारायण जी का, और भी यहाँ पे जितने भी लोगों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं सारे का बर्थ प्लेस हम लोग देख चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं वो सर्च करेंगे बर्थ प्लेस ऑफ ग्रेट बिहारी। ठीक है, बिहारी। तो हम अब डिस्कस करेंगे जयप्रकाश नारायण जी के बारे में।
तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म सारण जिले के सिताब दियारा नामक स्थान पे हुआ है और इनका जन्म माना जाता है कि 11 अक्टूबर को 1902 में इनका जन्म हुआ है। 1902 सिताब दियारा। हम लोग और भी देखेंगे कि इनके पापा का नाम, ये महान क्रांतिकारियों में से एक हैं, तो ध्यान से समझेंगे जयप्रकाश नारायण जी के बारे में। इनके पापा का नाम हरसु दयाल था और माता का नाम फूल रानी देवी। ठीक है, तो जो भी वीडियो देखेंगे वो लास्ट में बताएंगे कि जयप्रकाश नारायण जी की मम्मी का क्या नाम था। अभी हम बता चुके हैं, आप लोग अगर कैच किए होंगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब 1919 में वो मैट्रिक पास किए और उसी वक्त इनका शादी हो गया। शॉर्ट में बताया जाए तो इनकी वाइफ का नाम प्रभावती देवी था। तो इनका शादी हो गया 1919 में ही। अब लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं छोड़े, पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और 1922 में ये अमेरिका गए। ठीक है, अमेरिका गए पढ़ने के लिए जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि 1922 में अमेरिका गए। वहाँ पे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मतलब इकोनॉमिक्स में एमए की डिग्री लिए और 1929 में भारत लौटे। तो ये भारत कब लौटे? 1929 में भारत को आए। ठीक है, भारत लौटे। अब हम लोग देखते हैं इनसे जुड़ा हुआ कुछ कहानी। जैसे 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी बनाए और इस पार्टी के महासचिव का पद भी वो लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं 18 फरवरी 1940 को जमशेदपुर में एक उकसाऊ भाषण देने के आरोप में इनको गिरफ्तार कर दिया गया। तो जो कांग्रेस के लोग थे वो काफ़ी आलोचना किए और फिर 14 मार्च 1940 को पूरे बिहार में जयप्रकाश दिवस मनाया गया। ठीक है, मतलब समझने वाली बात है कि 18 फरवरी 1940 को इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कांग्रेस लोग बहुत ज़्यादा आलोचना किए, निंदा किए कांग्रेस वाले। तो 14 मार्च को ही इनके नाम का दिवस मनाया गया 1940 में। अब 28 नवंबर 1940 को वह जेल से जैसे ही छूटते हैं, लेकिन फिर कुछ ही समय बाद उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो 9 नवंबर 1942 को सूरज नारायण सिंह, रामनंदन मिश्र आदि के सहयोग से वह बड़े ही नाटकीय ढंग से हजारीबाग जेल से फरार हो गए। तो जब फरार हुए तो कौन कौन मदद किए थे वो चीज़ आपको नोट करना है। मदद किए थे सूरज नारायण सिंह। सूरज नारायण सिंह। ठीक है, हम लोग किनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किनकी जीवनी? तो जयप्रकाश नारायण जी, सूरज नारायण सिंह और रामनंदन मिश्र। ठीक है, रामनंदन मिश्र। तो ये जो थे सूरज नारायण सिंह और रामनंदन मिश्र, ये जो दोनों थे ये जय शंकर प्रसाद जी को जेल से भागने में, कौन सा जेल? तो हजारीबाग, तो वहाँ से भागने में मदद किए। नाटकीय ढंग से वहाँ से फरार हुए और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें जयप्रकाश नारायण जी का बहुत ही ज़्यादा सर्वोच्च भूमिका रहा। सर्वोदय आंदोलन से जुड़े रहें और सत्ता की राजनीति से अलग थलग थोड़ा सा रहे थे। अब 1952 में भी ये एक पार्टी की स्थापना किए। ध्यान रखेंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में किए। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी और 1952 में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, तो 1954 में जो विनोबा भावे की भूदान आंदोलन हुआ था तो उसमें भी ये जुड़े रहे। अब हम लोग देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी 5 जून 1974, मतलब हम लोग का जब देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति की घोषणा की
और 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा के बाद उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को बिहार के विख्यात स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक विचारक जयप्रकाश नारायण का सक्रिय राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही आरंभ हुआ था। ठीक है, तो ये था हम लोग के डिस्कशन जयप्रकाश नारायण जी को लेके। माफ़ कीजिएगा, बीच में कुछ बोलने में मिस्टेक हो ही जा रहा है। तो जयप्रकाश नारायण जी के बारे में हम लोग जान गए। अब थोड़ा डिस्कस हम लोग करेंगे रामधारी सिंह दिनकर जी को लेके। तो रामधारी सिंह दिनकर जी से हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कस करेंगे। जैसे इनके बारे में हम लोग पीछे क्लास में जाने हैं कि इनका जो जन्म स्थल है वो सिमरिया गांव है और वो बेगूसराय ज़िला में पड़ता है, लेकिन ये साधारण परिवार से संबंध रखते थे। और इनके कुछ महाकाव्य के बारे में देखते हैं तो उर्वशी है, जिसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और इनकी मृत्यु 1974 में हुई थी। इनका जन्म जैसे बताएं सिमरिया गांव में हुआ था, 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जन्म 1908 में और मृत्यु 1974 में। ठीक है, तो इस तरह से रामधारी सिंह जी दिनकर जो हैं इनको उर्वशी मिला था, उर्वशी के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इनके बारे में हम लोग शॉर्ट डिस्कस किए हैं, रामधारी सिंह जी दिनकर के बारे में। और भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनकी रचना कौन कौन सी थी। ठीक है, जैसे रेत के फूल, उजली आग, और भी अगर आप लोग को पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मे बी आगे की वीडियो अच्छी होगी। आप लोग बने रहिए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।